बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूं समी। इससे पहले आप इस कहानी की 296 किस्सा सुन चुके हैं और अब 297 किस्त मुलाहिज़ा फरमाएं। ऐन उसी वक्त मैंने एक शख्स को गैर महसूस अंदाज में अपनी जानिब बढ़ते हुए महसूस किया। उसका अंदाज अगरचे सरसरी था मगर मेरी छठी इसने मुझे बरवक्त खबरदार कर दिया। तुम एक इशारा करके तो देखो जाने मन, मैंने तहजीब के कांधे पर झुकते हुए जरा बुलंद आवाज में कहा। अगर मैं तुम्हारे लिए आसमान पर चमकते हुए सितारे ना तोड़ लाऊं तो कहना। तहजीब महज एक लम्हे के लिए चौंकी मगर उसने बड़ी तेजी से खुद को संभाल लिया। उसने मेरे अंदाज में कोई गैर मामूली बात महसूस कर ली थी और यकीनन उसकी गैर मामूली जहानत का ही करिश्मा था कि उसने भी किसी रवायती महबूबा का सा अंदाज इख्तियार कर लिया। छोड़ो रहने दो वो इठलाई, मैं तुमसे एक मामूली हार की फरमाइश की थी, वो तो तुम पूरी नहीं कर सके। आसमान से तारे क्या तोड़ कर लाओगे? बस चंद दिन और ठहर जाओ, मैं तुम्हें हीरे जवाहरात में तोल दूंगा, मैंने ठीक आशकाना लहजे में कहा। तहजीब ने मुंह फुला लिया। तुम्हारे चंद दिन किसी तरह पूरे नहीं हो चुकते, जाओ मैं तुमसे नहीं बोलती। अरे अरे तुम तो नाराज ही होगी। मैंने तहजीब के शाने पर हाथ रख दिया। यकीन करो इस बार मैं तुमसे झूठा वादा नहीं कर रहा, कल ही वो हार तुम्हें दिला दूंगा। सच? तहजीब यूं खिल उठी जैसे उसे दुनिया भर की दौलत मिल गई हो और मैंने कनकियों से उस शख्स की तरफ देखा जो अपनी दानिश में हमारी बेखबरी में हमारी गुफ्तगू सुनकर जा रहा था। वो हमारी तरफ से मुतमईन हो चुका था और अब किसी और मशकूक शख्स की तलाश में था। मालूम नहीं इस किस्म के और कितने लोग यहाँ शिकारी कुत्तों की तरह घूम रहे होंगे। मैंने एक तवील सांस लेकर कहा। तहजीब ने मुतजस्सिद निगाहों से उस शख्स की तरफ देखा और बोली, मुझे अंदाजा ही नहीं हो सका कि कोई हमारे करीब आकर हमारी बातें सुनने की कोशिश कर रहा है। तुम्हें अंदाजा हो भी नहीं सकता था, मैंने शरारत अमेज अंदाज में कहा, इसलिए कि तुम उस वक्त शर्माने में मसरूफ थी। चलो अब यहाँ से तो चलो या यहीं खड़े रहोगे? तहजीब ने जीप कर मौजू बदलने की कोशिश की। पहले उस हार के बारे में तो कुछ पता चल जाए जिसकी तुमने मुझसे फरमाइश की थी, मैंने शरारत अमेज अंदाज में कहा। पता चलने का वक्त तो गुजर चुका है, अब तो तुम वो हार दिलाने का वादा कर चुके हो। तहजीब भी शोखी पर उतर आई। चलो कोई बात नहीं, मैंने एक ठंडी सांस ली। मोहब्बत में इस किस्म के नुकसानात तो बर्दाश्त करने ही पड़ते हैं। इस वक्त तो तजर्बेकारों जैसी बातें कर रही हो, तहजीब ने हंसकर कहा। मुझसे पहले कितनी लड़कियों से मोहब्बत कर चुके हो। मेरा ख्याल है इस किस्म की गुफ्तगू करने के लिए ये जगह ना मौजू है। अचानक मैंने चौंक कर कहा, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। हम तो यहाँ से निकल जाएंगे मगर बुढ़ का क्या होगा? तहजीब ने कदरे परेशानी से कहा। बुढ़ अपने लिए रास्ते बनाने के फन से खूब वाकिफ है, मैंने बेपरवाही से कहा। बहुत मुमकिन है वो कहीं छुपा हम पर ही नजरें रखे हुए हो। तहजीब कुछ नहीं बोली और हम दोनों कार तक आ गए। तहजीब मेरे साथ अगली निशिस्त पर ही बैठ गई थी। अब ये बताओ कि मादाम कलारा से क्या गुफ्तगू रही? मैंने कार बैक करते हुए पूछा। कोई ऐसी काबिले जिक्र बात तो नहीं हुई, तहजीब ने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा। रास्ते से मैंने उसे जो फोन किया था उसमें तो मैंने उसे बोलने का मौका ही नहीं दिया था, बस उससे इतना कहा था कि हमने डेविड रियान को अगवा कर लिया है। अब होटल के फोन बूथ से उससे जो गुफ्तगू हुई तो उसने पहले तो डेविड रियान को पहचानने से इनकार कर दिया। तो मैंने कहा कि अगर तुम उसे नहीं जानती तो कल उसकी लाश शीगोराय की किसी सड़क पर नजर आएगी। बहरहाल उसे ये मानना पड़ा कि वो डेविड रियान से वाकिफ है, लेकिन उसने ये मानने से इनकार कर दिया कि वो हमारे कब्जे में हो सकता है। उसके लिए वो ये जानना चाह रही थी कि हमने उसे किस मुकाम से अगवा किया। मैंने कहा कि हमने उसे यहाँ पहुँचने से कबल ही उचक लिया था। उसने तुमसे इतनी बातें महज इसलिए की कि उसे थोड़ी सी मोहलत दरकार थी। अगर तुम उससे एक आध मिनट और बात कर लेती तो शायद रंगे हाथों ही पकड़ी जाती। मुझे इसका अंदाजा था, इसलिए मैंने फोन बंद कर दिया, वरना कलारा तो मजीद बातें करने के मूड में थी। लेकिन ये बात समझ में नहीं आई कि तुम डेविड रियान पर ही क्यों जोर दे रहे हो। गोटेल में यहूदी एजेंटों की फहरिस्त तुम्हें फराहम करने की पादाश में वो पहले ही ज़ेरे अताब है। रैंडल ने उसे कत्ल करने का फैसला कर रखा है। उसके अगवा से रैंडल या मादाम कलारा की सेहत पर क्या असर पड़ेगा? यह तो दुरुस्त है कि डेविड को कत्ल करने का असूली फैसला कर लिया गया है, लेकिन ये तो अंदर की बात है। जाहिरी तौर पर तो उसकी हैसियत एक अहम कारिंदे की है। आखिर वो होटल में इंचार्ज था। इस अंदाज में सोचो कि रीना इस बात से कैसे वाकिफ हो सकती है कि डेविड रियान ईगल का मुजरिम है। उसे तो मादाम कलारा के आदमी की हैसियत से अगवा किया गया है। चाहो तो यूं भी कह सकती हो कि तुमने उन लोगों के मुंह से नवाला छीन दिया है। कम अज कम वो तो इसी अंदाज में सोचेंगे। दूसरी बात यह कि उनकी अना का मसला है, वो ये गवारा कर ही नहीं सकते कि कोई इस तरह उनके मुकाबिल आ खड़ा हो। और तीसरी बात यह कि रीना को डेविड के बारे में मालूमात कहाँ से हासिल हुई? तहजीब ने हंसकर कहा। ये बात भी है, मैंने बड़ी संजीदगी से कहा। उन्हें ये फिक्र सता रही होगी कि और कौन कौन
रीना के हत्थे चढ़ गया है। तुम अपनी खैर मनाओ चीफ। ओकब से बूढ़ की आवाज आई और मैं चौंक पड़ा। तुम्हें मालूम है जिस जगह से मैडम ने फोन किया था उसके सामने ये एक काउंटर है जिस पर मुस्तकिल एक शख्स की ड्यूटी रहती है। उन लोगों ने उस शख्स से पूछगछ की थी। उसने मैडम को देख लिया था और उसने ये भी कहा था कि दोबारा देखने पर वो उस औरत को पहचान सकता है जिसने थोड़ी देर कबल फोन किया था। फिर क्या हुआ? तहजीब ने चौंक कर पूछा। वो लोग उसके साथ बाहर आए थे लेकिन उस वक्त तक तुम दोनों वहाँ से हट चुके थे। अब जाहिर है वो उस शख्स को साथ लेकर इतनी बड़ी जगह तो घूमने से रहे। तुम्हें ये सब बातें किस तरह मालूम हुई? तहजीब ने हैरान होकर कहा। तुम्हारे पास से खिसक कर मैं उसी तरफ निकल गया था। बूढ़ ने कहा। याद रखो बूढ़ कभी अपनी जिम्मेदारियों की तरफ से गाफिल नहीं रहता। गोया हमारा इस वक्त का मिशन नाकामी से हमकनार होते होते बचा है। तहजीब ने एक तवील सांस ली। ऐसी तो कोई बात नहीं, मैंने कहा। जब हम मैदान अमल में उतरते हैं तो ऐसी छोटी मोटी रुकावटों का सामना तो करना ही पड़ता है और यही छोटी मोटी रुकावटें बाज़ औक़ात रास्ते मसदूद करने का बायस भी बन जाती हैं। तहजीब ने जवाब दिया। जो कुछ भी हुआ अच्छा ही हुआ। बादाम कलारा को खुशफहमियों का शिकार होने दो। इस वक्त उन्हें मामूली सी कामयाबी जरूर हुई है जिसके बल पर उन्हें यकीन होगा कि वो जल्दी रीना को बेनकाब कर देंगे, लेकिन उन्हें नहीं मालूम कि कल क्या होने वाला है। तुमने उन्हें ग्राम के सर का जो तोहफा भिजवाया है उसका मालूम नहीं क्या हुआ होगा। बूढ़ ने कहा। होना क्या है, पहले उन्होंने खुशियां मनाई होंगी फिर खुद ही परेशान होंगे कि किस किस्म की चोट लगी है। हमें किसी न किसी तरह मालूम करना चाहिए कि उन लोगों पर उस साने के क्या असरात हुए हैं, क्या जरूरत है। मैंने बेपरवाही से कहा। जो कुछ उन पर बीती होगी हमें उसका बखूबी अंदाजा है। उसके बगैर मजा नहीं आएगा चीफ। दुश्मन की बुखलाहटों से लुत्फ अंदोज होने का मौका हाथ से नहीं गंवाना चाहिए। अव्वल तो ऐसा यहाँ कोई मौका है ही नहीं और अगर होता तो भी मैं तुम्हें इसकी इजाजत ना देता। जो तुम्हारे जी में आती है वही करते हो। बुढ़ के जज्बात का जरा भी लिहाज नहीं करते। बुढ़ बुढ़ाने लगा। मेरा ख्याल है इसे इजाजत दे ही दो। तहजीब ने कहा। अपने तौर पर इसका जो जी चाहे करे। इसे इजाजत ना मिली तो ये हमारे कान खा लेगा, हमारा दिमाग चाट जाएगा। मेरा बुनियादी मकसद ये है कि जिस तरह भी मुमकिन हो ईगल की सफों में इंतजार पैदा किया जाए। उसी मकसद के तहत मैंने ग्राम पर अपना मेकअप करके उसका कटा हुआ सर मादाम कलारा की खिदमत में रवाना किया। रीना भी इस सिलसिले की एक कड़ी है। मेरा मौकफ है कि हमें अपनी तमाम तर तवज्जो अपने मिशन पर मरकूज रखना चाहिए। अगर हम ये मालूम करने के चक्कर में पड़े कि हमारे इक़दामात उन पर किस तरह से असरअंदाज हो रहे हैं तो इसका मतलब ये होगा कि हम अपनी तवानाइयाँ गलत सिमत में इस्तेमाल कर रहे हैं। बूढ़ हमारा बेहतरीन साथी है, लिहाजा मैं इसे तवानाइयों की ज़िया की इजाज़त नहीं दे सकता। हम इस वक्त बहुत अच्छी पोजीशन में है चीफ। बूढ़ ने कहा। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि पोजीशन से पूरी तरह फायदा नहीं उठा रहे और मुझे इस बात पर गुस्सा आ रहा है। अब तुम एक बिल्कुल मुख्तलिफ बात कर रहे हो। अगर मुझसे कोई कोताही हो रही है तो तुम उसकी निशानदेही करो। मादाम कलारा उसके तमाम साथी हमारी नजरों में हैं। जो नजरों में नहीं है वो नजरों में आ सकते हैं। तुम उन्हें चुन चुन कर मारना क्यों नहीं शुरू कर देते? तुमने ये क्यों फर्ज कर लिया कि मैं ऐसा नहीं करूंगा? मैंने पुरसुकून लहजे में सवाल किया। बात फर्ज करने की नहीं है, मैं वही कह रहा हूँ जो कुछ नजरों के सामने है। तुम खुद टेलीफोन करके मादाम कलारा का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बूढ़ खासा भिन्नाया हुआ नजर आ रहा था। मैंने कहा ना कि मेरा मकसद उनकी सफों में इंतजार पैदा करना है और मेरा मकसद बहुत अच्छी तरह पूरा हो रहा है। मैंने बूढ़ से तफरीह लेने की गर्ज से कहा। ये तुम्हारी खुशफहमी है। बूढ़ ने जल कर कहा। अगर इस किस्म की बेसरूपा हरकतों से इंतशार बर्पा होने लगे तो हर शख्स घर बैठे इंतशार बर्पा करने लगे। मामला सिर्फ टेली बूथ तक तो महदूद नहीं है बूढ़। हमने उनके एक अहम आदमी डेविड रियान को भी अगवा किया है। मैंने कहा। मेरे लहजे में बदसूर शरारत थी। बस रहने दो चीफ। मालूम नहीं क्यों रोज बरोज तुम कायल होते चले जा रहे हो। हाथ पैर हिलाना ही नहीं चाहते। शायद ये मैडम की कुर्बत का असर है। शाबाश, मैं हंस पड़ा। तो अब तुम मुझे इस तरह गुस्सा दिलाने की कोशिश करोगे? तुम आखिर चाहते क्या हो बूढ़? तहजीब ने कहा। हम लोग आज ही तो यहाँ पहुंचे हैं। एक दिन में कितने काम किए जा सकते हैं? जो कुछ भी किया जा सकता है उससे तो ना मुंह मोड़ा जाए। या हम लोगों के लिए कोई कोटा मुकर्रर है कि एक दिन में इससे ज्यादा काम ना किया जाए? ऐसी तो कोई बात नहीं बूढ़ के हम हाथ पर हाथ रखे बैठे हुए हों। अभी तुम देखना तहजीब मादाम कलारा से ट्रांसमीटर पर राब्ता करेगी। मैंने तहजीब को समझाना शुरू कर दिया कि उसे मादाम कलारा से क्या क्या बातें करनी है। इसी दौरान मैं गाड़ी शी गुराए की एक मुजाफाती सड़क पर निकाल लाया था जहां सरे शाम ही सन्नाटा छाया नजर आ रहा था। तहजीब ने मेरी हदायत अच्छी तरह ज़ेहन नशीन करने के बाद ट्रांसमीटर पर मादाम कलारा की फ्रीक्वेंसी सेट की। राब्ता कायम होने में देर नहीं लगी। दूसरी तरफ से मादाम कलारा अपना कोड नंबर दोहरा रही थी। अपने कोड अपने पास ही रखो कलारा भूरी बिल्ली। रीना तुम्हारी इन नंबरों की मोहताज नहीं। तहजीब की आवाज सुनकर कलारा सन्नाटे में आ गई थी। तुम्हें मेरी फ्रीक्वेंसी का इल्म किस तरह हुआ?
बिल्लियों से मुझे खासा शुगफ है, तहजीब ने हंसकर कहा। और अगर बिल्ली बुरी भी हो तो क्या ही कहने, फिर तो मैं उसके बारे में वो मालूमात भी हासिल कर लेती हूँ जिनसे वो खुद भी लाइल्म होती है। फजूल बकवास मत करो, क्लारा गुर्राई। अभी मैंने तुम्हें संजीदगी से नहीं लिया, वरना तुम इन फजूल बातों के लिए जिंदा ना होती। हालांकि कुछ देर पहले ही तुम्हारे कारिंदे रीना की तलाश में साइली तफरीह गाह में झक मार रहे थे। तहजीब ने मज़ेकाना अंदाज में कहा, रीना को संजीदगी से लो डेर क्लारा भूरी बिल्ली, वरना बड़े खसारे में रहोगी। सीधी तरह अपना मकसद बयान करो, ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन कितने पानी में है। तुम्हें इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था ना कि हमने डेविड रियान को अगवा कर लिया है। लो अब तुम उससे खुद ही बात कर लो। तहजीब ने ट्रांसमीटर मेरी तरफ बढ़ा दिया। हेलो मादाम, मैंने ड्राइविंग करते हुए नईफ सी आवाज में कहा। मैं डेविड बात कर रहा हूँ मादाम। मैं तुम्हें आवाज से तो पहचान गई, लेकिन क्या हम एक दूसरे को आवाजों के जरिए शिनाख्त कर सकते हैं? मैं आपका मतलब नहीं समझा मादाम, मैंने हैरत जाहिर की। अगर तुम मेरा मतलब नहीं समझे तो तुम डेविड रियान भी नहीं हो सकते। मैं डेविड रियान ही हूँ मादाम, लेकिन यहाँ इन लोगों के सामने मैंने जानबूझकर जुमला अधूरा छोड़ दिया। हाँ, इन्हीं लोगों के सामने क्लारा की आवाज आई। ये सोचना हमारा काम है कि क्या मुनासिब है और क्या मुनासिब नहीं है। ओके मादाम, मैंने मुर्दार सी आवाज में कहा और डेविड के कोड नंबर दोहरा दिए। अब तो आपको यकीन आ गया होगा मादाम, हाँ ये कोड नंबर डेविड के अलावा किसी और के इल्म में नहीं हो सकते। क्लारा की आवाज से बेबसी जाहिर हो रही थी। मगर तुम इन लोगों के हत्थे कहाँ से चढ़ गए? मुझे हुक्म दिया गया था कि शी गुराई में आपको रिपोर्ट करूं। उस मकसद के तहत शी गुराई के सिफारत खाने जा रहा था कि दरमियान से असले के जोर पर मुझे अगवा कर लिया गया। तुम्हें मालूम है कि इस वक्त तुम कहाँ हो? क्लारा ने बड़ी तेजी से पूछा। मालूम तो नहीं, मगर अंदाजा है कि अब मैं गोटेगिल नहीं बल्कि शी गुराए में हूँ, मैंने कहा। और उसके साथ ही तहजीब ने ट्रांसमीटर वापस ले लिया। तुमने सुन लिया क्लारा, तहजीब ने ट्रांसमीटर में कहा। तुम्हारा एक अहम आदमी किसी बेबस चूहे की तरह हमारे कब्जे में है। हमने इसे गोटेल से अगवा किया था और हमारी कारकर्दगी देखो कि हमने इसे इंतहाई सफाई से शी गुराए मुंतकिल कर दिया और इसे इल्म भी नहीं हुआ। अगर हम इससे कहें कि तुम गोटेल में ही मौजूद हो तो वो इसी पर यकीन करने के लिए मजबूर होगा। जो कुछ तुम कर रही उसके नताइज तुम्हारे हक में कुछ अच्छे बरामद नहीं होंगे। क्लारा ने दांत पीस कर कहा। रीना तो कुछ करना ही नहीं चाहती, हमेशा दूसरे ही से कुछ न कुछ करने पर मजबूर करते हैं। तुमने शुरू ही में मेरा मुतालबा मान लिया होता तो तुम्हें ये दिन क्यों देखना पड़ता? तुम अगर हमसे वाकिफ हो तो हमारे वसाइल से भी अच्छी तरह वाकिफ होगी और ये भी जानती होगी कि हम अपने दुश्मनों का क्या हशर करते हैं। बहुत ही अच्छी तरह जानते हैं। मुझे मालूम है कि तुम लोग दरअसल दहशतगर्दों का एक टोला हो जिनकी खोपड़ियों में मगज नामी कोई शय नहीं पाई जाती। अगर पाई जाती हो तो ये देखकर इबरत पकड़ें कि तुम्हारा एक अहम मोरा हमारे कब्जे में है। लेकिन मैं देख रही हूँ कि अभी तुम्हारे कसबल नहीं निकले। तुम्हारे खिलाफ मजीद इकदामात करने पड़ेंगे। जो कुछ भी हुआ बेखबरी में हुआ, क्लारा ने कहा। लेकिन हम अब बेखबर नहीं है। तुम हमें पूरी तरह तैयार पाओगी। तो फिर क्या ख्याल है डेविड को हलाक करके शी गुराई किस सड़क पर फेंका जाए? तहजीब ने बेनीखेज लहजे में कहा। जो तुम्हारा जी चाहे तुम वो करो और हमसे जो हो सका वो हम कर लेंगे। अब हमारे दरमियान खुली जंग होगी। 1 घंटे बाद मैं तुमसे बात करूंगी। उस वक्त तक खूब सोच समझकर फैसला कर लो, तहजीब ने कहा और क्लारा का जवाब सुने बगैर राब्ता मुनक़ते कर दिया। मैंने कार का रुख वापस शहर की तरफ मोड़ दिया था। कार की डिक्की में खासा असला मौजूद था और इतने असले समेत घूमना खतरनाक भी हो सकता था। किसी वक्त भी कोई पुलिस वाला चेक कर लेता तो लेने के देने पड़ जाते, मगर मुझे इसकी परवाह नहीं थी। तुमने देख लिया चीफ, बुढ़ की बात ही दुरुस्त साबित हुई। क्लारा पर किसी बात का असर नहीं हुआ। मुझे मालूम था कि उस पर यूं असर नहीं होगा। मैंने बेपरवाही से कहा, ये तमाम हरकतें तो उसे ज़हनी करब में मुबतला करने के लिए की जा रही हैं। मैं कहता हूँ चीफ, उसके खिलाफ कोई एक्शन लो। उन लोगों के 2-4 आदमी मारे जाएंगे तो खुद ही उनके होश ठिकाने आ जाएंगे। चलो ठीक है, हमने उनके 2-4 आदमी मार दिए और उनके होश भी ठिकाने आ गए। फिर उससे हमें क्या फायदा होगा? उन्हें हमारा मुतालबा तस्लीम करना पड़ जाएगा चीफ, और हमें मार भी लेगा। गोया हम जो इस कदर मेहनत कर रहे हैं सिर्फ माल समेटने के लिए कर रहे हैं। तो फिर और किस लिए कर रहे हैं चीफ? आदमी के पास माल ना हो तो उसे कोई नहीं पूछता। और बुढ़ की तो आदत है कि रोजी हमेशा मेहनत करके हासिल करता है। मुझे बुढ़ पर गुस्सा तो बहुत आया। वो ख्वाह मुखा मेरा वक्त बर्बाद कर रहा था। मैं कुछ सोचना चाहता था मगर वो सोचने ही नहीं दे रहा था। लेकिन मैंने गुस्सा जब्त करते हुए नरम लहजे में उससे कहा, तुम्हारे ज़हन में कोई स्कीम हो तो बताओ। ये हुई ना बात चीफ, बुढ़ ने खुश होकर कहा। सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या हर टेलीफोन बूथ की निगरानी की जा रही है। अगर हर टेलीफोन बूथ की निगरानी हो रही है तो किसी भी बूथ से अगर कुछ की हो रही है तो मैडम किसी ऐसे टेलीफोन बूथ से क्लारा को फोन करके उससे गुफ्तगू करें और हम निगरानी करने वालों को ठिकाने लगा दें। क्या ख्याल है?
मालूम होता है तुम्हारे सर पर खून सवार हो गया है बूढ़। मैंने हंस कर कहा, तब तुम्हारी स्कीम पर अमल करने में इसके सिवा कोई मुज़ायका नहीं कि इसमें खतरात बहुत ज्यादा हैं। तुम तो खतरात में कूद पड़ने के लिए बेचैन रहते हो चीफ, और क्या तुम्हें बुढ़ पर एतमाद नहीं रहा? 2-4 लोगों को तो मैं यूं ही ठिकाने लगा सकता हूँ। ये एक अहमकाना इकदाम होगा, तहजीब ने कहा। शहर की बड़ी पूरी सड़कों पर उन लोगों से उलझना खतरे से खाली नहीं होगा। खतरे से तो कुछ भी खाली नहीं होता, हमारी यहाँ मौजूदगी कौन सी खतरे से खाली है? मैंने कहा, मेरा मतलब है हमें बेजा खतरात लेने से गुरेज करना चाहिए, तहजीब ने जल्दी से कहा। बूढ़ हमेशा आड़े वक्तों में हमारे काम आता है। अगर बूढ़ को ट्रांसमीटर साथ लाने का ख्याल ना गया होता तो हमें थोड़ी बहुत मुश्किल जरूर पेश आती। अब बूढ़ ने एक मशवरा दिया है तो उसे कैसे नजरअंदाज कर दिया जाए। ये एक अलग बात है कि बूढ़ को पूरी तरह अंदाजा नहीं है कि हमने भीड़ों के छत्ते को छेड़ दिया है। इस वक्त हर टेलीफोन बूथ के आसपास उसके कारिंदे मौजूद होंगे और उनमें से हर एक के पास ट्रांसमीटर भी मौजूद होगा। जैसे ही कलारा को फोन मौसूल होगा, फौरी तौर पर नंबर ट्रेस करने के बाद फोन बूथ के आसपास मौजूद अफराद को अलर्ट कर दिया जाएगा और वो अमल करने के लिए तैयार हो जाएंगे। क्या हमें इतनी भी सलाहियत नहीं है कि हम उनकी निगरानी करने वालों को पहले ही शिनाख्त कर लें? बूढ़ ने कहा, अगर तुम्हारा ख्याल ये है कि कोई शख्स टेलीफोन बूथ के ऐन सामने खड़ा बूथ को घूर रहा होगा तो ये तुम्हारी हमाकत है। बूढ़ निगरानी करने वाले अगर ट्रांसमीटर से लैस हो तो उनकी अफादियत खत्म हो जाती है, इसलिए कि रीना को कोई भी नहीं पहचानता। कोई एक्शन लेने के लिए निगरानी करने वालों को रहनुमाई की जरूरत होगी जो उन्हें ट्रांसमीटर पर मिलेगी कि उस वक्त फलां टेलीफोन बूथ से कॉल हो रही है और उसे चेक किया जाए। चुनाचे निगरानी करने वालों के एन टेलीफोन बूथ के सामने मौजूद होना जरूरी नहीं, वो किसी भी नजदीकी मुकाम पर बैठकर इंतजार कर सकते हैं, किसी दुकान में, किसी फ्लैट में या मकान में या फिर किसी रेस्टोरेंट में। मैंने एक रेस्टोरेंट के सामने कार रोकते हुए कहा, क्या इस रेस्टोरेंट में भी उन लोगों में से कोई मौजूद होगा? बूढ़ ने अहमकाना अंदाज में सवाल किया। बेवकूफ आदमी, मैंने झिंझला कर कहा, यहाँ तो हम चाय पियेंगे, थोड़ा बहुत वक्त भी गुजर जाएगा। रेस्टोरेंट में कुछ मेजें आबाद थी और कुछ खाली थी, रश ज्यादा नहीं था। मैंने एक कोने की खाली मेज मुंतखब की और हम उस पर जा बैठे। तुम कुछ गैर मुतमईन नजर आते हो, तहजीब ने मुझे गौर से देखते हुए कहा। मुतमईन मैं कब होता हूँ? मैंने मुस्कुरा कर कहा, यह अदम इत्मीनान ही तो है जो इंसान को कामयाबियों से इम्कनार करता आया है। वो तो ठीक है, तहजीब ने पहलू बदला, लेकिन मैं ये महसूस कर रही हूँ कि बूढ़ की तजवीज पर बादल नख्वास्ता अमल करने के लिए तैयार हुए हो। ऐसी तो कोई बात नहीं है तहजीब, उन लोगों को ये एहसास दिलाने में क्या अर्ज है कि उनके आदमी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर तुमने बूढ़ की तजवीज दिल से कबूल की है तो मैं क्या कर सकती हूँ? तहजीब ने शाने उचकाए। मैं हमेशा दिल से ही तस्लीम करता हूँ तहजीब, अगर दिल से कोई बात मुझे तस्लीम ना हो तो मैं उस पर अमल करता ही नहीं। मैं इसी दौरान रेस्टोरेंट में बैठे अफराद का जायजा ले चुका था। उनमें से एक ही शख्स ऐसा था जिस पर ईगल का एजेंट या मादाम कलारा का आदमी होने का शुबा किया जा सकता था। शुबे की सबसे बड़ी वजह उसकी ऊपरी जेब में रखा हुआ पॉकेट साइज ट्रांसमीटर था। यह मुमकिन था कि वक्त पड़ने पर वो ट्रांसिस्टर किसी ट्रांसमीटर में तब्दील हो जाता। उस शख्स के सामने मेज पर शाम के कई अखबारात नजर आ रहे थे, जिनमें से एक उसने अपने सामने फैलाए रखा था और उसे पढ़ने में मसरूफ था। साफ जाहिर था कि वो वक्त गुजारी करने के लिए अखबारात का सहारा लेने पर मजबूर हो गया था। खाली बैठे रहना भी बहुत मुश्किल काम है। यह भी मुमकिन था कि मेरा अंदाजा गलत हो। बाज लोग इतने खबती होते हैं कि जेब में ट्रांसमीटर रख कर घूमते हैं और हर मयसर आने वाले अखबारात के इश्तिहारात तक चाट जाते हैं। वैसा ही कोई खबती भी हो सकता था, लेकिन उसका हुलिया देखकर यही अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो शरीफ आदमी तो हरगिज भी नहीं है। बूढ़ और तहजीब ने भी वहाँ मौजूद लोगों पर सरसरी नजरें डाली थी। उन्होंने मालूम नहीं क्या नतीजा खज किया था। मुझे तो ये भी मालूम नहीं था कि उन दोनों ने यूं ही नजरें दौड़ाई थी या उसके पीछे कोई खास मकसद कार फरमा था। तुमने मादाम कलारा से 7 बजे के करीब गुफ्तगू की थी, मैंने तहजीब से कहा, और उसे 1 घंटे का वक्त दिया था। अब 1 घंटा गुजरने में तकरीबन 15 मिनट बाकी रह गए हैं। 15 मिनट बाद तुम उससे फोन पर बात करोगी, ठीक है? तहजीब ने कहा, मैं उससे फोन पर ही बात कर लूंगी, लेकिन किस जगह? इस होटल से दाएं हाथ की तरफ 2 दुकानें छोड़कर एक केमिस्ट की दुकान है। उस दुकान में बूथ तो नहीं है, लेकिन पब्लिक टेलीफोन मौजूद है। तुम वहां से सिक्के डालकर फोन कर सकोगी। ओह, तहजीब ने मुझे गौर से देखा। और इस दौरान तुम और बूढ़ क्या करोगे? मैं तो यही ठहरूंगा, लेकिन बूढ़ अभी यहाँ से चला जाएगा। इतराफ का जायजा लेने और लाए अमल तय करने के लिए 10 मिनट बूढ़ के लिए काफी रहेंगे। क्यों बूढ़? जी जी बिल्कुल, बूढ़ ने खुश होकर कहा। बूढ़ के लिए तो 10 सेकंड भी बहुत हैं। वो कहीं तो खून की इजाजत मिलने पर बहुत खुश था। बस तो ठीक है, चाय पीते ही तुम यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि ये तजवीज तुमने पेश की थी, इसलिए इस पर अमल पैरा होने में भी तुम्हें ही पेश रहना है।
पेश पेश तो मैं रहूंगा ही चीफ, लेकिन मुझे इतना तो बता दो कि अपने शिकारियों के साथ मुझे किस किस्म का सलूक करने की इजाजत होगी। वो तुम्हारे शिकार होंगे और तुम्हें अपने शिकारों के साथ हर किस्म का सलूक करने की मुकम्मल आजादी होगी। चाय खत्म होते ही बूढ़ रेस्टोरेंट से निकल गया था। उसे चाय हिजानी कैफियत में बड़ी जल्दी जल्दी खत्म की थी। बहुत ही बेसब्रा है। उसके जाने के बाद तहजीब हंसकर बोली, फिर यकलख संजीदा होगी। मादाम कलारा सफाक औरत मालूम होती है, कहीं बूढ़ के हरकत में आने से कबल ही वो लोग फायरिंग ना कर बैठे। तुम क्यों परेशान होती हो? मैंने मुस्कुरा कर कहा, मैं भी तो मौजूद हूँ। मुझे तो यूं ही लगा था जैसे तुमने अचानक ही इस मामले से खुद को गैर मुतल्लक कर लिया है और सब कुछ बूढ़ पर छोड़ दिया है। तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए था तहजीब, मैंने बड़ी अपनाइए से कहा। जहाँ मामला तुम्हारा हो वहाँ मैं भला गैर मुतल्लक किस तरह रह सकता हूँ? तुमने खुद ही तो कहा था कि सिर्फ बूढ़ बाहर जाएगा और खुद तुम यहीं मौजूद रहोगे। हाँ मैंने कहा था, लेकिन तुमने उसका ये मतलब क्यों निकाल लिया कि मैं तुम्हारी तरफ से गाफिल हो जाऊंगा? तुम मुतमईन होकर जाओ और सिर्फ खुदा की जात पर भरोसा रखो, वो बेहतर करेगा। 10 मिनट गुजरने के बाद तहजीब भी उठकर बाहर निकल गई। उसके बाहर निकलते ही मैंने चाय का बिल अदा किया और कुर्सी तब्दील कर ली। अब मेरा रुख उस शख्स की तरफ था जो मेरी नजरों में मशकूक करार पाया था। बज़ाहिर तहजीब को यूं खतरे में डालकर मैं बहुत बड़ा जुआ खेल रहा था, लेकिन मैं मुतमईन था। मुझे यकीन था कि बूढ़ का मतलूबा शख्स उस रेस्टोरेंट में ही मौजूद है। मुझे ये भी यकीन हो गया था कि ट्रांसमीटर पर सिर्फ किसी खास किस्म का इशारा मौसूल होगा जो इस बात की अलामत होगा कि नजदीकी फोन बूथ पर पहुंचो। उसके बाद जो कुछ करना होगा उसकी हदायत पहले ही जारी की जा चुकी होंगी। चाय का बिल मैं अदा कर चुका था और अब मुझे अपने मंसूबे पर अमल पैरा होना था। मैंने जेब में हाथ डालकर सिगरेट का पैकेट निकाला और उसमें से एक सिगरेट निकालकर होंठों में दबा ली। सिगरेट का पैकेट मैंने दोबारा जेब में डाल लिया था। मैंने फौरी तौर पर सिगरेट नहीं सुलगाई। मैं उस किस्म की अदाकारी कर रहा था जैसे सिगरेट होंठों में दबाकर किसी ख्याल में खो गया हूँ। दरहकीकत मैं किसी ख्याल में गुम नहीं हुआ था, बल्कि ये सोच रहा था कि मुझे हरकत में किस वक्त आना चाहिए। मैं अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा था कि तहजीब को यहाँ से केमिस्ट की दुकान तक पहुँचने और फिर फोन करने में कितना वक्त लगेगा। उसके बाद कलारा को नंबर ट्रेस करने और उस शख्स को इशारा देने के लिए कितनी मोहलत दरकार होगी। तहजीब के बाहर निकलने के तकरीबन 2.5 मिनट बाद मैंने अपनी कुर्सी छोड़ दी। मेरे अंदाजे के मुताबिक उस शख्स को इशारा मिलने ही वाला था और मेरा अंदाजा 100% दुरुस्त साबित हुआ। मैंने अपने कानों से बीप की आवाज सुनी जो उसके ट्रांसमीटर पर मौसूल होने वाले सिग्नल की आवाज थी। मैंने उसी आवाज पर उसे चौंकते हुए भी देखा था। सिग्नल की आवाज सुनकर उसने बड़ी तेजी से उठने का इरादा किया था, लेकिन अगर वो अपने इरादे को अमली जामा पहनाने में कामयाब हो जाता तो मेरी अब तक की मेहनत बेकार ही कहलाती। मैंने इसलिए तो इतनी मेहनत नहीं की थी कि कोई उकाब मेरी तहजीब पर इतनी आसानी से झपट पड़े। उस तक पहुंचने के लिए बेशुमार कुर्बानियों की जरूरत थी। ट्रांसमीटर पर सिग्नल मौसूल होने के साथ साथ मेरा हाथ जेब से बाहर आ गया था। उस वक्त मैं उसकी मेज के बराबर से गुजर रहा था। जेब से बाहर आने वाले मेरे हाथ में सिगरेट लाइटर दबा हुआ था। मैंने जरा सा रुककर सिगरेट जलाई और मुंह से धुएं के मरगोले छोड़ता हुआ आगे बढ़ गया। मैंने एक बार भी उस शख्स की तरफ देखने की ज़हमत नहीं की थी, लेकिन मुझे मालूम था कि अब वो अपने पैरों पर कभी खड़ा नहीं हो सकेगा। सिगरेट लाइटर से निकलने वाली सुई इतनी जहरीली थी, उसके मुंह से बैद एक हल्की सी सिसकारी निकली थी और रूह आनन फानन जिस्म से परवाज कर गई थी। लेकिन मौत ने उसे इतनी मोहलत जरूर दी थी कि वो अपना सर मेज से टिका सकता। उसकी इस हरकत से ये फायदा हो गया था कि किसी को उसके मरने का इल्म ही नहीं हो सका था। देखने वाले यही समझते कि उसने थक कर अपना सर मेज से टिका दिया है, या ये कि बैठे बैठे उसे नींद आई और वो मेज पर सर रखकर सो गया। मैं बड़े इत्मीनान से रेस्टोरेंट से बाहर निकला और टहलता हुआ केमिस्ट की दुकान की तरफ बढ़ने लगा। मुझे तवक्को नहीं थी कि निगरानी करने वालों की तादाद 1 से ज्यादा होगी, लेकिन अगर ऐसा होता तो भी बूढ़ मौजूद था और वो ऐसे कामों का माहिर था। केमिस्ट की दुकान तक पहुंचने से कबल ही मुझे तहजीब दुकान से बाहर निकलती नजर आई। मैं सिगरेट पहले ही फेंक चुका था। तहजीब मतलाशी निगाहों से इधर उधर देखती हुई बाहर निकली थी, मगर मेरे सिवा उसे कोई ऐसा चेहरा नजर नहीं आया जिसे वो अहमियत दे पाती। मैंने तहजीब को गाड़ी की जिम चलने का इशारा किया और थोड़ी देर बाद हम दोनों कार में बैठे सफर कर रहे थे। ये तो कुछ भी ना हुआ, तहजीब ने मायूसी से कहा। मालूम नहीं बूढ़ कहाँ रह गया। पहले पिछली नशिश चेक कर लो, मैंने हंस कर कहा। ऐसा ना हो कि वो मरदूद फिर छुप कर बैठ गया हो, उससे कुछ भी बाइद नहीं है। तहजीब ने पलट कर देखा। नहीं, इस बार वो यहाँ नहीं है। तुम क्या तवक्को कर रही थी? मैंने तहजीब से पूछा। इस मौके पर किस किस्म का हंगामा होना चाहिए था? कम अज कम ये तवक्को तो हरगिज नहीं कर रही थी कि मादाम कलारा यूं बेफिक्र होकर बैठ रही होगी। उसके पास आदमियों की इतनी किल्लत तो नहीं होगी कि शहर में वाकई चंद टेलीफोन बूथों की भी निगरानी ना करा सके।
ये तुमने अभी से कैसे फर्ज कर लिया कि उस टेलीफोन बूथ पर निगरानी नहीं हो रही थी? पहले बूढ़ से मुलाकात हो जाए, उसके बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकता है। लेकिन बूढ़ तलाश करता ही रह जाएगा और उसे कोई नहीं मिलेगा, तहजीब ने कहा। बड़े यकीन से कह रही हो, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम्हारे इस यकीन की वजह क्या है? फोन करते वक्त मैं तनहा थी। अगर क्लारा के किसी आदमी की नजरों में आती तो वो मुझे यूं हरगिज ना छोड़ता। मुमकिन है क्लारा रीना की कमीगाह तक पहुंचना चाह रही हो, मैंने खेज लहजे में कहा और तहजीब चौंक कर मुझे घूरने लगी। नहीं, ये नहीं हो सकता। चंद लम्बे बाद उसने कतियत से कहा, उसे मेरी कमीगाह तक पहुंचने की क्या जरूरत है? जब वो मुझ पर काबू पा लेती तो उसके बाद किसी और चीज की जरूरत ही ना रह जाती। तुम्हारा तजिया दुरुस्त है, मैंने एक तवील सांस लेकर कहा। अगर तुम निगरानी करने वाले की नजरों में आ जाती तो वो यकीनन तुम पर हाथ डाल देता। तहजीब ने हैरत से मुझे देखा। तुम्हारा मतलब क्या है? क्या निगरानी हो रही थी? हाँ, मैंने मुस्कुरा कर कहा। यह कैसे मुमकिन हो सकता है कि ईगल से ताल्लुक रखने वाली मादाम क्लारा यूं ही मुतमईन होकर बैठ जाती, और वो भी शी गुराए में, जहाँ उन्हें हर किस्म की सहूलत मैसर है। तुम ये बात इतने यकीन से कैसे कह रहे हो, जबकि तुम तो रेस्तोरान में ही रुक गए थे और शायद आखिर तक रेस्तोरान में ही रहे थे? तहजीब ने हैरान होकर कहा। हाँ, मैं आखिर तक रेस्तोरान ही में था, लेकिन मैंने अपनी आंखें खुली रखी थी, इसलिए मैं बेखबर नहीं था। गोया निगरानी करने वाला बूढ़ के हत्थे चढ़ गया और इत्तफाकन तुमने भी उसे देख लिया, तहजीब ने कहा। मगर बूढ़ मुझे तो कहीं नजर नहीं आया, तुमने उसे देख लिया? मैंने बूढ़ को नहीं देखा। तुम्हारी तरह मैं भी इस बात से लाइल्म हूँ कि बूढ़ कहाँ है और क्या करता फिर रहा है। यकीनन वो कहीं छुपा इस बात का मुंतजिर होगा कि कोई मशकूक शख्स नजर आए और वो उसे छाप बैठे। रेस्तोरां से बाहर तुम नहीं निकले, तुमने बूढ़ को भी नहीं देखा और इतने यकीन से कह रहे हो कि निगरानी हो रही थी। फिर सवाल ये है कि निगरानी करने वाला खामोश क्यों रहा? खामोश रहा नहीं, बल्कि मैंने उसे खामोश कर दिया, वरना वो तो अपने जारिहाना अज़ाइम समेत तुम पर नाज़िल होने ही वाला था। मैंने तहजीब को तफसील बताते हुए कहा, अब तुम खुद ही बताओ कि बूढ़ बेचारे को क्या बचा? थोड़ी देर बाद वो खाली हाथ हिलाता हुआ आ जाएगा। इसीलिए तुमने मुझे इस तरह फोन करने की इजाजत दे दी थी कि तुम पहले निगरानी करने वाले को ताक चुके थे। जाहिर है, अगर मुझे यकीन ना होता कि तुम्हें कोई खतरा लाक नहीं है तो कभी तुम्हें यूं खतरे के मुंह में ना धकेल देता। लेकिन तुमने बूढ़ के साथ तो ज्यादती की है, उसके सर पर खून सवार है, तुम्हें चाहिए था कि उसे मौका फराम कर देते, तहजीब ने हंसते हुए कहा। तजवीज खुद उसने पेश की थी, लिहाजा उसे चाहिए था कि गिरदो पेश पर भी नजर रखता, मगर वो बेपरवाही का मुर्तकिब हुआ। उस पर मेरा क्या कसूर है? अपनी आरजी क़यामगाह पर पहुंचने के बाद हम ठीक से बैठने भी नहीं पाए थे कि बूढ़ भी आ गया। वो आंधी तूफान की तरह कमरे में दाखिल हुआ था। मैं न कहता था, उसने चीखते हुए कहा, जरूरी नहीं कि हर टेलीफोन बूथ की निगरानी हो रही हो। मेरी यादाश्त इतनी कमजोर नहीं है। मैंने बड़ी संजीदगी से कहा, मुझे अच्छी तरह याद है तुमने ये बात कही थी। फिर? अरे फिर क्या पूछते हो चीफ? बूढ़ ने एक सोफे पर बेजान से अंदाज में खुद को गिराते हुए कहा, तुमने तो बेड़ा ही गर्क करा दिया। उस टेलीफोन बूथ की निगरानी नहीं हो रही थी, तुम्हें धोखा हुआ होगा बूढ़। मैंने बेयकीनी से कहा, यह मुमकिन ही नहीं है। मैं तो भुगत कर आ रहा हूँ और तुम्हें यकीन ही नहीं आ रहा। मैंने तो आखिर वक्त तक उसी तवक्को पर निगरानी जारी रखी कि मुमकिन है मैडम का ताकुब किया जाए, लेकिन वहाँ कोई होता तब ना, वहाँ तो कोई था ही नहीं। तो फिर ये बात माननी पड़ेगी कि मादाम क्लारा इंतहाई अहमक औरत है। ईगल जैसी बड़ी तंजीम के एक अहम ओहदे पर फायद होते हुए भी उसने टेलीफोन बूथ की निगरानी नहीं कराई, जबकि उसके पास नफरी की भी कमी नहीं है। उसने निगरानी खत्म करा दी होगी। मैडम ने उसे सारी तफरीका का हवाला भी दिया था और फिर उससे ट्रांसमीटर पर गुफ्तगू भी की थी। वो समझ गई होगी कि अब ना तो मैडम उसे फोन करेंगी और ना उसे इस जरिए से मैडम पर हाथ डालने का मौका मिलेगा, लिहाजा उसने फौरी तौर पर निगरानी खत्म करा दी होगी। मेरी बात मान लो चीफ, इस बार तुमसे गलतियां हुई हैं। अब तो बूढ़ भी सोचने लगा है। मैंने हैरत से कहा, तुमने देखा इसने कितना उम्दा तजिया किया है? बुरी बात है अली, तहजीब ने कहा, तुम्हें बूढ़ को इस तरह तंग नहीं करना चाहिए। क्या मतलब? बूढ़ ने हैरत से पलकें झपकाई और मशकूक नजरों से मेरी तरफ देखा। मतलब यह है कि निगरानी करने वाला उसी रेस्तोरां में पाया जाता था जहां हमने चाय पी थी और मेरे हाथों मारा गया। बूढ़ ने बड़ी हैरत और बेयकीनी से तफसीलात सुनी और उसके चेहरे पर मायूसी बिखर गई। किस्मत से कौन लड़ सकता है चीफ? उसने मुर्दार सी आवाज में कहा। मेहनत बूढ़ की और फल तुमने खा लिया। उसने एक ठंडी सांस ली। खैर कोई बात नहीं, ये तो होता ही आया है, यानी हमेशा मेहनत तुम करते रहे और फल मैं खाता रहा। मैंने बूढ़ को घूरते हुए कहा। तो इसमें नाराज होने की क्या बात है चीफ? मैं किसी से इसका जिक्र थोड़ी करूंगा। तुम देख रही हो इसकी हरकत। मैंने तहजीब से कहा, अपनी जीम मिटाने के लिए किस किस्म की गुफ्तगू कर रहा है? क्या तुम उससे ये हक भी छीन लेना चाहते हो कि वो अपनी गुफ्तगू के जोर पर अपनी जीप ही मिटा ले? तहजीब ने हंस कर कहा, चलो कोई बात नहीं, मैंने सारी लाया, तुम्हारी सिफारिश पर मैं इसे माफ किए देता हूँ।
ऐसे काम नहीं चलेगा चीफ। बूढ़ ने सोफे के हत्थे पर गुंसा मारा। मैंने बहुत अरसे से किसी यहूदी का खून नहीं किया है। अगर तुमने मुझे मौका ना फराहम किया तो मैं खुद ही कुछ कर गुजरूंगा। मैं समझता हूँ बूढ़, मैंने अचानक संजीदा होकर कहा। मेरी तरह तुम भी 6 माह रैंडल की कैद में रहे हो। मैं तुम्हारी ज़हनी कैफियत बहुत अच्छी तरह समझ सकता हूँ, लेकिन हमें आंख बंद करके किसी अंधे कुएं में छलांग लगाने से गुरेज करना चाहिए। हमारी जिंदगियां इतनी सस्ती नहीं है कि इन्हें यूं कुर्बान कर दिया जाए। हमें बहुत तवील जंग लड़नी है। हमारी तो एक एक सांस अमानत है। हमारे वसाइल बहुत महदूद हैं। यहूदियों के खिलाफ हम बहुत बड़े पैमाने पर सफारा नहीं हो सकते, लेकिन जिस हद तक भी हो सकते हैं हमें इसमें कोताही नहीं बरतनी चाहिए। वही एक तजर्बा है जिसकी बुनियाद पर तुम यहूदियों से उलझ पड़ने के लिए मुस्तरिब और बेताब हो रहे हो। क्या इस तजर्बे से हमें सबक नहीं लेना चाहिए? क्या तुमने नहीं देखा कि रैंडल कितने मुनज़्ज़म तरीके से काम करने का आदी है? तुमने उसकी फुर्ती नहीं देखी। उसने कितनी आसानी से हमें अपने जाल में फांस लिया था और उससे निकलने के लिए हमें क्या क्या पापड़ बेलने पड़े। क्या तुम चाहते हो कि अपनी किसी जल्दबाजी से हम दोबारा उसी मुकाम पर आ खड़े हों? तुम्हारे साथ बस यही तो एक मुसीबत है, तुम सोचते बहुत हो, बूढ़ ने बेबसी से कहा। जब सोचने का वक्त होता है तभी सोचता हूँ, और जब अमल करने का वक्त आता है तो उस वक्त सिर्फ अमल करता हूँ। मास्टर ली क्वान से तरबियत लेने के बाद भी तुम ये बात कर रहे हो? बूढ़ ने हैरत से कहा। उसके बाद ही तो ये बात करना, वरना पहले कभी तुमने ऐसी बात मेरे मुंह से नहीं सुनी होगी। तुम पर जजीरा बर की आबो हवा ने मनफी असरात मुरतब किए हैं। शायद वक्त गुजरने के साथ साथ वो किसी वक्त ज़ायल हो जाएं, वरना इसकी उम्मीद तो नजर नहीं आती। तुम गधे हो, मैंने बुरा सा मुंह बना कर कहा। मादाम क्लारा ने अपने गिर जो हफाजती जाल बुन रखा है, हमें वो जाल काटना है। तुम ये चाहते हो कि हम अहमकों की तरह मुंह उठाकर उसकी खिचार में घुसते चले जाएं। तुम उसे ये एहसास दिलाना चाहते हो ना कि वो नाकाबिले शिकस्त नहीं है, बूढ़ ने सवालिया लहजे में कहा। एहसास दिलाना चाहता नहीं हूँ, बल्कि इस ज़िम्न में हमने अमली इक़दामात भी किए हैं जिनके नताइज बहुत जल्द बरामद होंगे, लेकिन ये काम बड़े पैमाने पर होना चाहिए। बूढ़ ने कहा, हम तीनों के अलावा अली ग्रुप के और अराकीन भी इन इक़दामात में शामिल होने चाहिए। बूढ़ की इस बात से तो मैं इत्तफाक करती हूँ। तहजीब बोली, तुमने अली ग्रुप के अराकीन को मुस्तकिल नजरअंदाज कर रखा है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरा कोई भरोसा नहीं होता तहजीब, मालूम नहीं मुझे कब कहाँ जाना पड़ जाए। इसलिए मैं चाह रहा था कि अली ग्रुप के अराकीन को तुम मुस्तकिल तौर पर अपने चार्ज में ही रखो। तुम्हें कब और कहाँ जाना पड़ सकता है? तहजीब ने पूछा। क्लारा मेरी मंजिल नहीं है तहजीब, मेरा अदब तो रैंडल है। क्लारा के बाद मैं उन लोगों से निपटूंगा जो ईगल के बड़े कहलाते हैं। फिर रैंडल का नंबर आएगा। मुझे नहीं मालूम कल मैं कहाँ हूँगा। मुमकिन ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए कि मुझे फौरी तौर पर शी गुराए से रवाना होना पड़ जाए। लिहाजा बेहतर यही है कि उन्हें तुम खुद ही देख लो। तुम कहीं नहीं जाओगे अली, तहजीब ने कती अंदाज में कहा। तुमसे दूरी का करब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अब जो भी मुहिम दरपेश होगी मैं तो तुम्हारे साथ ही रहूंगी।